नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। पहली खबर राजधानी पटना से, जहां इंडिया अलायंस की जन विश्वास रैली हुई। रैली में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ राहुल गांधी और अलायंस के दूसरे दलों के नेता भी शामिल रहे। जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने 17 महीने बनाम 17 की बात करते हुए एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी के वार पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। हम लोगों ने करके दिखाया केवल 17 महीनों में। 17 महीना में बालू लूट, शराब लूट, सिस्टम का लूट, हर विभाग में घोटाला। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, यही है माई बाप की पार्टी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो गया है। 2 मार्च को बिहार में एनडीए की 2 बड़ी रैली हुई, तो 3 मार्च को पटना में इंडिया अलायंस ने जन विश्वास रैली कर माहौल बनाने की कोशिश की। पटना में हुई जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ इंडिया अलायंस के तमाम नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर लेफ्ट तक के तमाम नेताओं की मौजूदगी दर्ज कराकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। पटना के मंच से तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए 17 साल बनाम 17 महीने का नारा दिया। यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। तेजस्वी यादव के 17 साल बनाम 17 महीने के नारे पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। क्या कह रहे थे आप कि 17 महीना 17 साल में जो नहीं हमने 17 महीने में किया? बिल्कुल किया 17 महीने में भाई साहब। 17 महीना में बालू लूट, शराब लूट, सिस्टम का लूट, हर विभाग में घोटाला, जिसकी जांच चल रही है ना, ऑर्डर हो गया जांच का। पटना के जन विश्वास रैली में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी बताने की कोशिश की। कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। तेजस्वी यादव के आरजेडी को माई के साथ बाप की पार्टी बताने पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने आरजेडी का नया फुल फॉर्म बताते हुए तेजस्वी पर तंज कसा है। आपने कहा कि माई बाप की पार्टी है, ये तो है ही है। अरे आरजेडी का फुल फॉर्म क्या है? राइट फॉर गुंडागर्दी, जे से जॉब फॉर लैंड और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, ऐसे में दोनों ही गठबंधनों की तरफ से दम दिखाने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, रैलियों का रेला और बयानों की बौछार और ज्यादा बढ़ती जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए रैली के पीछे की चुनावी चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी रह गई है
और इसी महीने में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। उसके ठीक पहले सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ गई है। लोकसभा चुनाव में बिहार का बहुत ही खास महत्व है। बिहार में लोकसभा की 1-2 नहीं बल्कि 40 सीटें। 2019 में बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी और इस बार एनडीए का कुनबा पहले से भी मजबूत नजर आ रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस बिहार में सीट जीतकर बढ़त बनाने की जुगत में लगातार लगा हुआ है। मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष ने गठबंधन बनाया है। पटना की रैली में गठबंधन के कई दलों के नेता शामिल हुए। रैली के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की गई। आरजेडी की तरफ से रैली के सफल होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए के नेता रैली को फ्लॉप बता रहे हैं। सवाल है कि क्या रैली से चुनाव पर वाकई असर पड़ेगा, क्योंकि गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा चुके हैं, एनडीए का दामन थाम चुके हैं। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में अब भी सीटों पर समझौता फाइनल नहीं हुआ है, तो एक पार्टी लगातार यही कोशिश कर रही है कि कैसे सीटों पर समझौता किया जाए, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ पटना में इंडिया अलायंस की महारैली हुई, दूसरी ओर बेगूसराय में बीजेपी का झंडा जलाने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी भी की, आपत्ति भी जताई, जिस पर आरजेडी की ओर से सफाई के साथ साथ पलटवार किया गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी बेबुनियाद के आरोप लगा रही है। देश का माहौल चुनावी हो चुका है। शनिवार को एनडीए की बिहार में 2 रैली हुई तो रविवार को पटना में इंडिया अलायंस के नेताओं ने हुंकार भरी। लेकिन इस सियासी माहौल में ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी के झंडे को जलाए जाने का यह वीडियो बेगूसराय का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में न सिर्फ बीजेपी के झंडे को जलाया गया, बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह की तस्वीर को फाड़ा गया है। वीडियो वायरल में कुछ युवा मजे लेकर इस घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का आरोप लगाया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पार्टी को ये अधिकार नहीं है दूसरे पार्टी की झंडा, नारा, नेतृत्व पर प्रहार करने का। लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा आघात है और जो पहचान आ रही है झंडा जलाने वालों को, उससे लगता है कि विपक्ष से पहले ही हताशा के साथ। बीजेपी के आरोपों पर आरजेडी की सफाई भी सामने आई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का झंडा जलाने के वायरल वीडियो के पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी बेबुनियाद आरोप लगा रही है। ऐतिहासिक रैली हुई, इसी की सफलता से बीजेपी घबरा कर इस तरह का बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगा रही है। किसने झंडा जलाया, किसने वायरल किया वीडियो और उसका मकसद क्या था, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अगर झंडा जलाने का आरोप सही है तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं राजनीति के लिए ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 बेगूसराय से संतोष और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर चुनाव से पहले विरोध का ये कैसा तरीका है। चुनाव से पहले एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को अभी आपने देखा भी। बीजेपी का झंडा जलाने का ये वायरल वीडियो है। बीजेपी का आरजेडी पर झंडा जलाने का आरोप है। आरजेडी ने आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है। बीजेपी पर बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे। लेकिन समझने वाली बात यहां पर यही है कि रविवार को पटना में आरजेडी की रैली थी। चुनावी माहौल में ये वीडियो वायरल हुआ है। सवाल है कि आखिर किसने झंडे को जला दिया और झंडा जलाकर ये विरोध करने का कैसा तरीका है, कौन सा तरीका है। बीजेपी ने केस दर्ज करा दिया है। जांच से अब ये पता चलेगा कि आखिर ये किसकी हरकत है। वैसे अगर राजनीतिक विरोध में इस तरह की हरकत की गई है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी तरीके से। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में शामिल 195 उम्मीदवारों के नाम में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल था। पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया, जिस पर पवन सिंह ने अपनी खुशी को जाहिर भी किया।
लेकिन बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट के जरिए आसनसोल से चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। पवन सिंह के इनकार के बाद से कयासबाजी और सियासी बाजी का दौर भी बदस्तूर जारी है। हालांकि सूत्र यही बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर ही पवन सिंह ने अपने नाम को वापस ले लिया है। पार्टी पवन सिंह को कहीं और से चुनाव लड़वाना चाहती है। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कही जाने वाली पवन सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, उनके कई गानों के व्यूज रिलीज होने के दिन ही 5 मिलियन क्रॉस कर गए। सक्रिय राजनीति की चाहत रखने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जैसे ही पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से पवन सिंह की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उनके प्रशंसक खुशी से झूम उठे। आसनसोल पवन सिंह पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। लेकिन अभी 24 घंटों का वक्त भी नहीं बीता था कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक और पोस्ट डाला और आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। आसनसोल सीट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करते ही बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी सियासत गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने पवन सिंह के गाए कई गानों को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, जो बंगाल पर उन्होंने गाए हैं। फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला, दखल अंदाजी देने वाला कौन होता हूँ। कारण हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। कारण है उनके भोंडे वीडियो जो सबके सामने आ रहे हैं, खास तौर पे बंगाल के विषय में जो उनके भोंडापन उन वीडियोज में दिखता है। बंगाल पर गाए पवन सिंह के गानों को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के नेताओं ने जिस ढंग से निशाना साधना शुरू किया, उस पर बिना देरी किए तुरंत बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। राजनीति और प्रोफेशनलिज्म को अलग रखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का 10 ऐसे उनके फिल्मों में, सिनेमा में हम दिखा सकते हैं, पर वो कुछ मायने नहीं रहता है। गाना, फिल्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं। पवन सिंह एक कलाकार हैं, वो लोगों के मनोरंजन के लिए गाना गाते हैं। पवन सिंह ने जो गाने गाए उसको लेकर इस तरह की सियासत को जनता कितना पसंद करेगी, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को मैदान में उतारा था, उस शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कई फिल्मों में विलेन का रोल किया है। खैर, सूत्र यही बताते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ही नाम वापस लेने के लिए कहा था। पवन सिंह को किसी और सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पवन सिंह के चुनाव न लड़ने के पीछे की चुनावी चाल आप भी समझिए। दरअसल पवन सिंह भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार फिल्म स्टार हैं। पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार भी कहा जाता है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार तो बना दिया था, क्योंकि आसनसोल में बिहार के बहुत ज्यादा लोग हैं और वहां से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जो खुद भी फिल्म स्टार रह चुके हैं और अभी भी फिल्मों में काम करते हैं। क्योंकि पवन सिंह की उम्मीदवारी टीएमसी को झटका लग सकता था, यही सोच समझकर बीजेपी की तरफ से पवन सिंह को उतारा गया। यही वजह है कि टिकट मिलते ही टीएमसी ने पवन सिंह को टारगेट करना तक शुरू कर दिया। पवन सिंह के उन गानों को वायरल किया जाने लगा जिनमें बंगाल का जिक्र है। पवन सिंह को महिला विरोधी बताने की कोशिश की जाने लगी, क्योंकि संदेश खाली में बीजेपी महिलाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। टीएमसी के इस तरह के मैसेज से बीजेपी की मुहिम को झटका लग सकता था। हो सकता है कि इन्हीं वजहों के कारण पवन सिंह ने खुद ही उम्मीदवारी वापस ले ली। हालांकि पवन सिंह एक कलाकार है,
वो खुद गाना नहीं लिखते, बल्कि जो राइटर हैं वो उन्हें गाना लिखकर देते हैं और वो उन गानों को अपने स्वर में, अपने लय में, अपने ताल में गाते हैं। और ऐसे में एक कलाकार के गाए गए गाने को लेकर क्या इस तरह का नेगेटिव माहौल बनाना ठीक है? हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि अब पवन सिंह कौन सी नई सीट के उम्मीदवार बनते हैं। बीजेपी ने शनिवार को झारखंड में लोकसभा की 14 में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद से झारखंड में सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट में झारखंड के 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। 2 सांसदों के टिकट कटे हैं। लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग से जयंत सिन्हा को मौका नहीं मिला है। एसटी आरक्षित सीट लोहरदगा से राज्यसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को टिकट दिया गया है। दूसरी ओर विधायक मनीष जायसवाल को संसदीय क्षेत्र हजारीबाग से चुनावी रणक्षेत्र में उतारने का फैसला लिया गया है। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, गोड्डा से निशिकांत दुबे, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरन महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, पलामू से वीडी राम, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, चाईबासा से गीता कोड़ा, लोहरदगा से समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की लिस्ट को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने बाहरी नेताओं को टिकट देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार चुनाव झारखंडी वर्सेस बाहरी का चुनाव होगा। जो लिस्ट सामने आया उसमें 3-4 लोग झारखंड से बाहर के हैं। कई तो ऐसे चेहरे हैं जिनका कोई योगदान सामाजिक क्षेत्र में नहीं रहा। आप बीडी राम जी को देख लें, आप रांची के सांसद को देख लें, और भी अन्य नाम हैं। अब यहां झारखंडी अस्मिता की लड़ाई है। जेएमएम के वार्ड पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि इस बार बीजेपी राज्य के 14 में से 14 सीटों पर कब्जा करेगी। यहाँ लगा कि इनको आगे किसी दूसरे काम में लगाना है और नए लोगों को दायित्व देना है। वहां नए लोग आए हैं। कुल मिलाकर के 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीत करके 400 के पार एनडीए की सीटें जीतना है। एक तरफ जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, 14 में से 11 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, दूसरी ओर अभी इंडी अलायंस के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का ही पेच फंसा हुआ है। सवाल ये है कि जब नाम के ऐलान में इंडी अलायंस इतनी देरी कर रहा है तो चुनाव में क्या होगा? न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में, खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।